हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनार चौधरी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु पे। हम कल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे और लाइट की वजह से क्लास को बीच में रोकना पड़ा था, है ना। तो इस क्लास में हम जलालुद्दीन खिलजी को पूरा करेंगे और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी को भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हमारे जलाल खिलजी वंश चल रहा है और खिलजी वंश में हमने खिलजी का परिचय वगैरह सारा देख लिया है। जलालुद्दीन खिलजी को लगभग एंड की तरफ है ना। छोटा सा थोड़ा सा पोर्शन आधे घंटे का और बचा हुआ है। तो जलालुद्दीन खत्म होते अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट कर देंगे। ये जो क्लासेज है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरएसएसबी का जहाँ इतिहास पूछा जाता है, वो अदर स्टेट जहाँ कहीं भी अगर भारत का इतिहास जहाँ पूछा जाता है ना, उन सब के लिए यूजफुल साबित होगी। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं पूरा नोट्स की तरह लिख रहा हूँ, तो आप वहाँ से आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसकी पीपीटी निकलवा सकते हो। तो ठीक है, आपको सिर्फ समझना है और देखना है, ठीक है ना। तो बिना कोई देरी किए मैं सीधा शुरू करता हूँ। हमने जलालुद्दीन खिलजी पढ़ रहे थे और हमने उसका देवगिरी अभियान पढ़ रहे थे। कौन सा अभियान पढ़ रहे थे? देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान को हम यहाँ दोबारा से शुरू करेंगे क्योंकि कल वाली क्लास में लाइट की वजह से वो बीच में रुक गया था। तो हम जलालुद्दीन खिलजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का हम पढ़ रहे थे देवगिरी अभियान। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का कौन सा अभियान पढ़ रहे हैं हम? देवगिरी अभियान। सॉरी, देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान। और ये देवगिरी अभियान कब होता है? 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में होता है, ठीक है। देखो, देवगिरी अभियान का नेतृत्व करता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी अभियान करने से पहले चंदेरी अभियान की सूचना लेता है और चंदेरी अभियान के बदले देवगिरी का अभियान करता है, क्योंकि सुल्तान को झूठ बोल रहा था वो कि उसने परमिशन ली थी चंदेरी अभियान की। और अभियान कौन सा किया था? देवगिरी अभियान। और कहते हैं कि देवगिरी अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को इतना धन प्राप्त हुआ था, फरिश्ता ने विवरण दिया कि इसको 600 टन सोना प्राप्त हुआ था, 7 मन मोती प्राप्त हुए थे। और एक इतिहासकार है डॉक्टर एस राय ने लिखा है कि वो दक्षिण का सोना ही था जिसने अलाउद्दीन के लिए तख्त का मार्ग तैयार किया था। यहाँ पे देवगिरी का शासक था यादव रामचंद्र देव और उसका एक बेटा था शंकर देव, है ना। यादव रामचंद्र देव ने पहले क्या किया था? समझौते का प्रयास किया था, लेकिन उसका जो बेटा था ना शंकर देव, उसने युद्ध का निर्णय लिया और दोनों में युद्ध होते हैं। नुसरत खान की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी युद्ध में जीत जाता है और दोनों के मध्य संधि हो जाती है। और संधि की शर्तों के तहत एलिचपुर का वार्षिक राजस्व अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है और रामचंद्र देव की पुत्री जो थी सत्यवती, उसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया जाता है। यहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी सतपुड़ा पर्वतमाला पार करके जब देवगिरी पे आक्रमण करने के लिए जाता है, तो वहां पर कान्हा के नेतृत्व में 2 राजपूत राजकुमारियों ने अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया था, लेकिन वो पराजित हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सतपुड़ा पर्वतमाला में लासुड़ा दर्रा या लासवा दर्रा पार किया था। तो ये सारी चीजें हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक चीज और ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या जब ये अभियान किया था ना, तो इससे पहले अल्लाह उल मुल्क नाम की एक व्यक्ति था जिसको अपना नायब या सहायक घोषित किया था, उसको बनाया था, जिसने सुल्तान को झूठी सूचनाएं दी थी, क्योंकि सुल्तान को पता ही नहीं चलने दिया कि था कि अलाउद्दीन ने देवगिरी पे आक्रमण किया है ना। और जब जलालुद्दीन खिलजी ग्वालियर में था, तब उसका एक मंत्री था अहमद जब, एक अधिकारी था अमीर था अहमद जब, उसने सुल्तान को देवगिरी अभियान के बारे में ग्वालियर में बताया था और सुल्तान को सलाह दी थी कि अलाउद्दीन के खिलाफ कठोर निर्णय लेना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और जो देवगिरी से जितना भी उसने धन लुटा है ना, वो धन सारा हड़प लेना चाहिए। इस बात पर जलालुद्दीन खिलजी ने अहमद जब को फटकार लगाती थी, यानी डांट दिया था। तो वो चीजें हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। अलाउद्दीन ने इस अभियान से पूर्व सॉरी, इसको लिखते हैं अलाउद्दीन ने
चंदेरी अभियान, चंदेरी अभियान, चंदेरी अभियान की आज्ञा लेकर देवगिरी अभियान किया था, देवगिरी अभियान किया था। देवगिरी का शासक कौन? यादव रामचंद्र देव, देवगिरी अभियान किया था, अभियान किया था, किया था। यहाँ पे शासक का ध्यान रखना, शासक कौन है देवगिरी का? तो शासक का नाम है रामचंद्र यादव, रामचंद्र यादव, यादव। और रामचंद्र यादव के बेटे का नाम क्या है? शंकर देव। पुत्र का नाम क्या है? शंकर देव, शंकर देव। या कई कई किताबों में सिंहन देव भी लिखा हुआ होता है, सिंहन देव, सिंहन देव। ठीक है। अभियान किया था। अभियान से पूर्व, अभियान से पूर्व अलाउद्दीन ने अला उल मुल्क को अपना नायब नियुक्त किया था, अपना नायब नियुक्त किया था, नायब नियुक्त किया था, नियुक्त किया था, किया था। यह अल्लाह उल मुल्क ही था जिसने सुल्तान को झूठी सूचनाएं दी थी, यानी सुल्तान को पता ही नहीं लगने दिया कि उसने देवगिरी पे आक्रमण भी किया है। जिसने सुल्तान कौन है अभी? सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी। जिसने सुल्तान को धोखे में रखने हेतु, सुल्तान को धोखे में रखने हेतु झूठी सूचनाएं पहुंचाई थी, झूठी सूचनाएं पहुंचाई थी। अगली स्लाइड में चलता हूं मैं, थोड़ी मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूं, 1 मिनट रुकना। कॉपी हो रही है ना, 1 मिनट। इसको मैं डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा वेट करना ना। इसको मिटा देता हूँ। बस हो गया, मैं इसकी स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है ना। देवगिरी अभियान अपने यहां तक देख दिया, झूठी सूचनाएं इसके पास पहुंचाई थी। उसके बाद क्या होता है? झूठी सूचनाएं पहुंचाई थी। अलाउद्दीन ने क्या किया? अलाउद्दीन ने सतपुड़ा पर्वत का लासवा दर्रा,
लासवा या लासुड़ा, लासुड़ा दर्रा पार करके, सॉरी पार किया, पार किया जहां पर है इसामी के अनुसार, इसामी विवरण देता है इसका कान्हा का, इसामी के अनुसार अनुसार कान्हा ने युद्ध कला में निपुण, युद्ध कला में निपुण दो जागीरदार रानियों के साथ, रानियों के साथ साथ अलाउद्दीन का सामना किया था, अलाउद्दीन का मुकाबला किया था, का मुकाबला किया था, मुकाबला मुकाबला किया था, किया था, परंतु परंतु पराजित हुआ। क्या हुआ? पराजित हुआ था, पराजित हुआ। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भी था अपने सैनिकों को कहा था कि मैं आपको एक ऐसे प्रदेश में लेके जा रहा हूं जहां की रानियां भी युद्ध मैदान में हमारा सामना करेंगी, यानी रानियां भी युद्ध मैदान नहीं छोड़ेगी तो पुरुष तो पता नहीं कौन सी समस्या खड़ी कर देंगे। तो यहाँ पे उसको आते ही डेमो मिल ही गया था, क्योंकि कान्हा और दो राजपूत रानियां इन्होंने मिलकर के इसका सामना किया था भरपूर तरीके से, है ना। इसके बाद आगे लिखते हैं, इसके बाद नुसरत खान की सहायता से, नुसरत खान की सहायता से अलाउद्दीन अलाउद्दीन की विजय होती है, अलाउद्दीन की जीत होती है तथा रामचंद्र यादव व अलाउद्दीन के मध्य संधि हो जाती है, संधि की शर्तें क्या थी? हो जाती है। संधि की शर्तें क्या थी? शर्तें एक शर्त तो थी कि एलिचपुर का वार्षिक राजस्व अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाएगा, और दूसरी शर्त यह थी कि यादव रामचंद्र की पुत्री जो जिसका नाम था सत्यवती, उसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी से करवाया जाएगा। पहली शर्त थी एलिचपुर का वार्षिक राजस्व है, एलिचपुर का वार्षिक राजस्व है अलाउद्दीन को दिया जाएगा। अलाउद्दीन को दिया गया और दूसरी शर्त थी रामचंद्र यादव जो देवगिरी का शासक था, रामचंद्र यादव ने अपनी पुत्री जिसका नाम क्या था? सत्यवती का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से करवाया। ये दो शर्तें थी, है ना। इसके बाद इस धन को लौट करके अलाउद्दीन खिलजी वापस कड़ा और मानिकपुर चला जाता है, और कड़ा और मानिकपुर जाने के बाद उसने अलमास बेग के माध्यम से सुल्तान के पास एक संदेश भिजवाया था कि मुझे आपकी अवज्ञा करने का क्या है अफसोस है, और आप मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप खुद यहाँ आकर के कड़ा और मानिकपुर आकर के मुझे दिल्ली लेकर जाओगे।
देखते हैं। अलाउद्दीन के अलाउद्दीन अलाउद्दीन के ग्वाल सॉरी अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान की सूचना देवगिरी, एक मिनट, अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान की सूचना अहमद चप ने ग्वालियर में पहले दे दी थी। ग्वालियर में पहले दे दी थी पहले ही दे दी थी तथा कठोर कार्यवाही करने का सुझाव दिया। देखो आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब में आज तक के इतिहास में भारत का इतिहास, ठीक है ना, लिख के किसी ने नहीं बताया है। मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सारा का सारा। कार्रवाई करने का सुझाव दिया था जिस पर जलालुद्दीन ने अहमद चप को डांट दिया था। ध्यान रखना। देवगिरी अभियान के बाद अलाउद्दीन पुनः कड़ा मानिकपुर पहुंचता है। कड़ा ही लिख लो ना, कड़ा पहुंच कर अल्मास बेग के माध्यम से सुल्तान के पास संदेश भिजवाया। संदेश क्या भिजवाया था कि मुझे आपकी अवज्ञा करने का अफसोस है और मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप खुद आकर मुझे कड़ा से दिल्ली लेकर जाओगे। भिजवाया कि, और संदेश में क्या लिखा था कि मुझे आपकी अवज्ञा करने का अफसोस है। अवज्ञा या आज्ञा का उल्लंघन, अवज्ञा करने का अफसोस है। अफसोस है और मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप स्वयं आकर मुझे दिल्ली लेकर जाओगे। ये बात कौन लिखता है? अलाउद्दीन खिलजी लिखता है। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। अहमद चप ने मना भी किया था कि आपको जाना नहीं चाहिए और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके उसका सारा का सारा धन लूट लेना चाहिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया और उसने अहमद चप को फटकार लगा दी। बर्नी लिखता है कि
मौत उसके बाल पकड़कर खींच कर लेके जा रही थी। कहाँ पे? कड़ा लेके जा रही थी। जलालुद्दीन 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 कड़ा पहुंचता है, कड़ा पहुंचता है। तब अलाउद्दीन ने अपना केंद्र, इसने अपना केंद्र, पहले कड़ा था बाद में मानिकपुर ट्रांसफर कर लिया। इसने अपना केंद्र कड़ा से मानिकपुर स्थानांतरित कर लिया। ठीक है ना। सुल्तान निहत्ता, कोई भी हथियार नहीं थे, निहत्ता मानिकपुर पहुंचा। ठीक है ना। नुसरत खां का संकेत मिलते ही, संकेत पाकर समाना का एक सूबेदार था अब्दुल सलीम, उसने जलालुद्दीन खिलजी पे तलवार का वार किया। और एक व्यक्ति था इख्तियारुद्दीन हुद, उसने जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी। नुसरत खां का संकेत पाकर समाना के सूबेदार जिसका नाम था अब्दुल सलीम ने जलालुद्दीन पर तलवार से वार किया और इख्तियारुद्दीन हुद ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। ठीक है। जलालुद्दीन की इख्तियारुद्दीन ने क्या कर दी? हत्या कर दी। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके कड़ा में ही अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। तो ये लाइन लिख लेते हैं। जलालुद्दीन की हत्या के बाद कड़ा में क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने 20 जुलाई 1296 को स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो चुकी है और नया सुल्तान कौन बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अब सारा का सारा जो ये घटना वृत्तांत था ना, वो अहमद चप नाम का एक व्यक्ति था, उसने जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी थी जिसका नाम था मल्लिका ए जहां को बर्नी मुर्क रानी कहता है। कौन सी रानी कहता है? मुर्क रानी, है ना। अहमद चप ने मल्लिका ए जहां को सारी की सारी सूचनाएं दी थी और मल्लिका ए जहां ने अपने छोटे पुत्र जिनका नाम था कद्र खान, बेटे का नाम क्या था? कद्र खान को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। इससे नाराज हो गया जलालुद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा जिसका नाम अरकली खान था, जो एक योग्य व्यक्ति भी था। तो वो उस समय मुल्तान का गवर्नर था या मुल्तान का इक्तिदार था। तो उसने फिर वो नाराज हो गया और उसने मुल्तान में रहने का क्या कर लिया? निर्णय कर लिया।
इसकी सूचना इसकी सूचना सूचना अहमद चप ने जलालुद्दीन की पत्नी जलालुद्दीन की पत्नी मल्लिका ए जहां ध्यान रखना। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, बर्नी इसे मूर्ख रानी कहता है, बर्नी इसे मूर्ख रानी कहता है, इसे मूर्ख रानी कहता है, बर्नी कहता है मल्लिका ए जहां को दी जिसने अपने पुत्र जिसका नाम था कद्र खान को रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि के साथ सुल्तान बनाया। क्या बनाया? सुल्तान बनाया। रुकनुद्दीन उपाधि के साथ क्या बनाया था? सुल्तान बनाया। इस बात से नाराज कौन हो जाता है? अरकली खान। और अरकली खान ने मुल्तान में रहने का निर्णय लिया, क्योंकि अरकली खान योग्य था और उसने मुल्तान में रहने का निर्णय ले लिया। तो यह खुशी की बात थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो अब अलाउद्दीन खिलजी का सामना कर सके। इससे अरकली खान ने नाराज होकर मुल्तान में रहने का निर्णय लिया। मुल्तान में ही रहने का निर्णय किया। ठीक है ना। अब देखो, अरकली खान वहीं रुक रहा है। अब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा से रवाना होता है, अपने 4 सेनापति बनाता है, अपनी सेना का पुनर्गठन करता है और 4 सेनापतियों की नियुक्ति करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। खिलजी ने 1 मिनट में थोड़ी चाय पी लेता हूँ ना, 1 मिनट। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया तथा 4 सेनापति नियुक्त किए, जो अलाउद्दीन के 4 खान कहलाए थे, है ना। 4 सेनापति नियुक्त किए जो अलाउद्दीन के 4 खान कहलाए। ठीक है ना। पहला सेनापति था अलप खां। दूसरा था उलुग खां। तीसरा था नुसरत खां। और चौथा था जफर खां।
ये 4 सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे। जफर खान को बरनी युग का रुस्तम कहता है। इसे बरनी क्या कहता है? बरनी इसे युग का रुस्तम कहता है, रुस्तम कहता है। क्वेश्चन आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति जिसे बरनी ने युग का रुस्तम कहा है, तो ध्यान रखना जफर खान था। और यहां से अलाउद्दीन खिलजी रवाना होता है दिल्ली के लिए। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी अभियान किया था तो अत्यधिक मात्रा में सोना लूटा था, उसके पास धन की कमी नहीं थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जिन अमीरों ने अलाउद्दीन खिलजी का विरोध किया था ना, तो उनको अनाप शनाप धन दिया था, यानी पैसे देकर के उनको सब बोलती बंद करवा दी थी। और अलाउद्दीन को जब सिंहासन पर बैठा था तो कोई सी भी प्रकार का जोर ही नहीं आता, क्योंकि रुकनुद्दीन था और रुकनुद्दीन को उसने आराम से हटा दिया था, किसी भी प्रकार का सामना करना नहीं पड़ा था। ठीक है ना। अब अगले स्लाइड में ले लेता हूं मैं। इसके बाद अलाउद्दीन ने दिल्ली पहुंचकर रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल महल में दौलत खाना ए जुलूस में 3 अक्टूबर 1296 को अपना क्या करवाता है? अपना राज्याभिषेक करवाता है। राज्याभिषेक करवाया। अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया तो कदर खान, उसकी मां मल्लिका जहां और एक व्यक्ति था अहमद, जब ये चले गए थे मुल्तान, किसके पास? अरकली खान के पास। तो जलालुद्दीन खिलजी का परिवार था, तो इसे जलाली परिवार कहते हैं। जलाली परिवार दयनीय स्थिति में मुल्तान चला गया। कहाँ चला गया? मुल्तान चला गया। तो ये था हमारा जलालुद्दीन खिलजी। 3 क्लासें लगी है, एक क्लास में कम पढ़ाया था, दूसरी क्लास में लाइट की वजह से बंद करना पड़ा था, और आज हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार दोबारा देख लो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। यहाँ से देवगिरी अभियान हमने पढ़ा था। देवगिरी अभियान अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। दक्षिण भारत का एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, सल्तनत काल का दक्षिण भारत का पहला अभियान था। हमने जब गुलाम वंश पढ़ा था तो गुलाम वंश के किसी भी शासक ने दक्षिण भारत पे आक्रमण नहीं किया था। पहला आक्रमण हुआ है जो जलालुद्दीन खिलजी के तो काल में होता है, नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी का था। क्वेश्चन आ जाए सल्तनत काल का दक्षिण भारत का अभियान किसके काल में हुआ था, तो वहां पे अलाउद्दीन मत करना, वहां पे करना है जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि अभी तक शासक जलालुद्दीन खिलजी है, मरा नहीं है, अभी तक इसको मारा नहीं है, देवगिरी अभियान के बाद मारेगा, है ना। तो उत्तर हमारा क्या होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन ने सतपुड़ा पर्वतमाला पार करता है, ये सारा मैटर हमने देखा, तो इसको आप आराम से लिख सकते हो ना। संधि देखी थी हमने, ये सारा मैटर देखा। इसके बाद ये देखा,
ठीक, अब देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी का मूल्यांकन। जलालुद्दीन 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 का जलालुद्दीन खिलजी का मूल्यांकन, और कुछ जो बच्ची चीजें ना वो देख लेते हैं। खिलजी का मूल्यांकन व अन्य तथ्य पहले मूल्यांकन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बर्नी इसके बारे में क्या लिखता है। बर्नी लिखता है कि जलालुद्दीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जेके चिंटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था। पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था। के एस लाल लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने राजमुकुट धारण किया था वो इतना अयोग्य नहीं था जितना जलालुद्दीन खिलजी था। कोई भी व्यक्ति जिसने राजमुकुट धारण किया था, मुकुट धारण किया था, वो इतना अयोग्य नहीं था जितना जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है ना। केएस लाल लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने राजमुकुट धारण किया वो इतना अयोग्य नहीं था जितना कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। बर्नी एक चीज और लिखता है। बर्नी और क्या लिखता है, राजत्व तो उसके लिए धोखा और वैभव अस्थायी था। उसके लिए, किसके लिए, जेके के लिए। मैं जेके लिख देता हूँ। जेके के लिए राजत्व अस्थायी तथा राजत्व धोखा तथा वैभव अस्थायी था। कौन था, अस्थायी था। यह बात कौन लिखता है, बर्नी लिखता है। अब देखो, एक जलालुद्दीन खिलजी ने एक पद का गठन किया था, दीवाने वकूफ। अब जलालुद्दीन ने दीवान ए वकूफ पद का गठन जलालुद्दीन ने किया था। दीवाने वकूफ का काम क्या था, आय व्यय के कागजातों की जांच करना। दीवाने वकूफ ये विभाग है जो किसने बनाया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। कार्य क्या था इसका, कार्य था आय व्यय के कागजातों की जांच करना। ठीक है ना। एक ध्यान रखना, एक व्यक्ति था नयन जैनी। क्या नाम था, नयन जैनी। जलालुद्दीन का अधिकारी था। जलालुद्दीन का अधिकारी था। तो यह था हमारा
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पूरा पढ़ा पिछले क्लास में। हमने उसका परिचय, उसके काल की घटनाएं, वो सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद उसके काल में जो कौन कौन से विद्रोह हुए थे, कौन से उसने अभियान किए थे, वो सारी चीज़ें देखी थी। और इस क्लास में हमने जलालुद्दीन का बचा हुआ शेष पार्ट और उसका मूल्यांकन देखे। आज हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वो पूरा होता है। उसके बाद जो अगला हमारा शासक आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं शुरू करता हूँ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। अब देखते हैं इसका परिचय। जन्म कब होता है? जन्म होता है 1266 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ 1266 ईस्वी में। और कहाँ पे होता है? सिरसा में। सिरसा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, सिरसा में। बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम है अली गुरशफ। ये अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है। इसकी एक उपाधि ध्यान रखना, उपाधि थी अबुल मुजफ्फर सुल्तान। बहुत बढ़िया है ना? अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी। ये इसकी क्या थी? उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी? अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी। 2-4 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगी। ये इसकी क्या थी? उपाधि। एक इसकी उपाधि और थी सिकंदर ए सानी। सॉरी, सिकंदर द्वितीय। सिकंदर ए सानी नहीं, सिकंदर द्वितीय। यह उपाधि मिलती है इसके सिक्कों पर। कहाँ पर मिलती है? सिक्कों पर मिलती है। ठीक है ना? इसके बाद अमीर खुसरो और इस्लामी इसको भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं। अमीर खुसरो व इस्लामी ने अलाउद्दीन को भाग्यशाली व्यक्ति कहा है। क्या कहा है? भाग्यशाली व्यक्ति कहा है। और हमने अभी भी देखा था कि 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को रुकनुद्दीन बहराम शाह को पराजित कर देता है और समीम को क्या कर देता है? सुल्तान घोषित कर देता है। अब देखते हैं राज्याभिषेक। अभी हमने पढ़ा है कहाँ करवाया था? दिल्ली में बलबन का जो लाल महल था ना, वहाँ पे लाल महल में दौलत खाना जुलूस महल में, जुलूस नामक जो जगह है वहाँ पर इसने क्या करवाया था? राज्याभिषेक। 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को रुकनुद्दीन बहराम शाह को हटाकर रुकनुद्दीन इब्राहिम, बहराम शाह नहीं है, इब्राहिम, रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल महल में दौलत खाना ए जुलूस में अपना राज्याभिषेक करवाता है।
करवाता है। एक दौरान अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसके नाम का खुतबा गजनी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के नाम का खुतबा गजनी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया। गजनी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया था। मस्जिद में पढ़ा गया।